बर्बादी की दास्तां को बयां करने के लिए एक दृश्य ही काफी था। ये दृश्य था उस क्रूर शासक की जीत का, जिसके नाम भर से लोग कांपने लगते थे, मृत्यु का एहसास करने लगते थे और लोग स्वयं ही अपने आप को मौत के घाट उतार दिया करते थे। इस शासक के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में हर 200 इंसानों में से एक इंसान इस शासक का वंशज है। ये शासक थे गेंगिस खान, जिन्होंने छोटे से कबीले से उठकर बीजिंग से लेकर मॉस्को तक अपने साम्राज्य को फैलाया और करोड़ों की संख्या में लोगों को मारने के बाद ये दुनिया के सबसे क्रूर शासक के तौर पर उभरे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को जीतने वाले गेंगिस खान ने आखिरकार क्यों भारत पहुंचने के बाद भी भारत पर हमला नहीं किया? क्यों मरने के बाद गेंगिस खान ने अपनी कब्र पर मकबरा ना बनने दिया? क्यों कहा जाता है कि अगर गेंगिस खान की कब्र को ढूंढकर उसे खोदने की कोशिश की गई तो प्रलय आ जाएगा? वहीं एक रिसर्च के दौरान गेंगिस खान के खून से ताल्लुक रखने वाले पुरुषों की संख्या ही केवल करोड़ों में है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंगिस खान की कितनी औलादें होंगी। ऐसे कई रहस्य हैं गेंगिस खान के बारे में, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास जन्मे गेंगिस खान की दाईं हथेली में पैदाइशी एक खून का धब्बा था, जिससे ये साफ हो गया था कि गेंगिस खान के हाथ हमेशा ही खून से रंगे रहेंगे। गेंगिस खान का वास्तविक नाम था तेमुजिन, जो कोई मुस्लिम नहीं थे, मगर इनके कुछ कारनामों के कारण इन्हें खान की उपाधि दी गई थी। इनका नाम क्यों बदला गया, इस बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि कैसे मंगोलिया समुदाय का एक बच्चा बदले की भावना का शिकार हुआ और उसे आखिर में हथियार उठाने पड़े। गेंगिस खान के पिता यूसुजेई कियात कबीले के मुखिया थे और इनकी माँ होइलन विरोधी कबीले से ताल्लुक रखती थी। इस समय तक मंगोलिया के अंदर कई सारे नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो चाइना के बहकावे में आकर आपस में ही लड़ा करते थे। अब गेंगिस खान के पिता यूसुजेई विरोधी कबीले से जंग जीतने के बाद जबरन होइलन को अपने साथ ले आए और उनके साथ शादी कर ली, जिसके बाद तेमुजिन का जन्म हुआ, यानी कि गेंगिस खान का। इसके कुछ ही समय बाद गेंगिस खान के पिता यूसुजेई की विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये विरोधी गेंगिस खान की मां के कबीले से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने गेंगिस खान के पिता से उनके कबीले की लड़की का अपहरण कर उससे शादी करने का बदला लिया था। अब 12 साल के गेंगिस खान की शादी ओलखोन कबीले की बोरता के साथ हुई। शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि विरोधी कबीले ने गेंगिस खान की बीवी का अपहरण कर लिया। असल में बोरता के अपहरण के पीछे बदले की भावना थी। जिस कबीले ने बोरता का अपहरण किया वो वही कबीला था जिससे गेंगिस खान की मां ताल्लुक रखती थी। इस समुदाय के अंदर कई सालों से पनप रही बदले की आग पूरी तब शांत हुई जब उन्होंने गेंगिस खान की मां होइलन के अपहरण का बदला गेंगिस खान की बीवी बोरता का अपहरण करके लिया। करीबन 8 महीने की खोज के बाद गेंगिस खान ने अपनी बीवी को दुश्मन के चुंगल से छुड़ा लिया और इसके बाद दौर शुरू हुआ खूनी खेल का। इसके बाद ऐसा लगने लगा मानो जैसे युद्ध करना और लोगों को तलवारों से काट कर फेंक देना गेंगिस खान का शौक बन गया है। और बस ऐसा करते करते गेंगिस खान यूरोप से लेकर एशिया तक अपना शक्तिशाली वर्चस्व फैलाता चला गया, जिसके बाद अपने शक्तिशाली प्रभाव के कारण उसे खान की उपाधि दी गई और अपने इस शक्तिशाली वर्चस्व के कारण तेमुजिन को नाम मिला गेंगिस खान, जिसका मतलब होता है समुद्री खान। गेंगिस खान बचपन से गुस्सैल स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन में अपने एक भाई को मार डाला था। मारने की वजह थी उनके भाई ने उनकी मछली चुरा ली थी। फिर आगे चलकर गुस्सैल स्वभाव का गेंगिस खान मंगोलिया का एक ऐसा लीडर बना जिसने पहली बार 1206 एडी में पूरे मंगोलिया ट्राइब को एकजुट कर उसके सबसे बड़े दुश्मन चाइना को हरा दिया। जिसके बाद धीरे धीरे चाइनीज रूलर्स भी गेंगिस खान की लीडरशिप एक्सेप्ट करने लगते हैं। इन लड़ाइयों के दौरान गेंगिस खान सिल्क रूट पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए एक ट्रेड डेलीगेशन भेजता है ख्वारिज्म, जहाँ के राजा शाह अलाउद्दीन मोहम्मद II इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उनके ट्रेड डेलीगेशन का सर कलम करवा देते हैं। गुस्सैल स्वभाव के गेंगिस खान अपना आपा खोए बिना एक बार फिर अपने 3 दूतों को ख्वारिज्म के राजा के पास भेजते हैं और इस बार भी वहाँ के राजा 3 दूतों में से एक दूत की हत्या कर देते हैं और बचे हुए 2 दूत वापस गेंगिस खान के पास लौट आते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। जिसके बाद अब तो गेंगिस खान का आपा खोना बनता था। गेंगिस खान अपनी विशाल सेना के साथ ख्वारिज्म से युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। गुस्से में आग बबूला गेंगिस खान इस दौरान जो भी शहर बीच में पड़ते हैं उन सभी शहरों के लोगों को काटते चले जाते हैं। अब गेंगिस खान के ख्वारिज्म की ओर बढ़ने की खबर ख्वारिज्म के राजा को हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ के राजा अलाउद्दीन मोहम्मद II गेंगिस खान से बचने के लिए कैस्पियन सी के आइलैंड पर छुप जाता है, जहाँ पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है
और अलाउद्दीन मोहम्मद II का बेटा शाह जलालुद्दीन मकबरनी इंडस रिवर की ओर जाने लगता है। अब गेंगिस खान शाह जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए अफगानिस्तान को जीतता है और इसके बाद खैबर पास के रास्ते पंजाब तक पहुंचता है। इसी जगह पर जलालुद्दीन के साथ गेंगिस खान की आखिरी लड़ाई होती है और 1221 AD में बैटल ऑफ इंडस में जलालुद्दीन बुरी तरह हार जाता है। इस युद्ध में उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है, मगर जलालुद्दीन जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगने पहुंच जाता है। अब यहाँ आता है फिर वही बड़ा सवाल कि क्यों गेंगिस खान ने भारत पर हमला नहीं बोला। दरअसल गेंगिस खान पंजाब से ही वापस लौट जाता है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर उसे गेंगिस खान ने कैसे छोड़ दिया? इतिहास में इसके पीछे कई सारे कारणों को माना जाता है। पहला कारण माना जाता है इल्तुतमिश की अलूफनेस पॉलिसी को। इस पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली के सुल्तान ने जलालुद्दीन को पनाह देने से इनकार कर दिया था, जिससे गेंगिस खान को इमीडिएट प्रोवोकेशन नहीं मिला और वो वहाँ से वापस लौट गया। इसके बाद दूसरा कारण माना जाता है भारत के मौसम को। भारत में इतनी गर्मी थी कि गेंगिस खान की आर्मी अगर भारत में युद्ध लड़ने के लिए प्रवेश करती तो उसे फटीग हो सकता था। इसलिए ये माना जाता है कि शायद इस डर से गेंगिस खान अपनी सेना के साथ वापस लौट गए। इसके बाद अगला कारण तुर्किस्तान और चाइना में बढ़ रहे गेंगिस खान के विरोधियों को माना जाता है, जिसके बाद गेंगिस खान इन विरोधियों को तबाह करने के लिए वापस चला जाता है। इस तरह गेंगिस खान ने 1206 से लेकर 1227 तक संपूर्ण विश्व के 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक अपना शक्तिशाली वर्चस्व स्थापित किया। गेंगिस खान के बारे में बताया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कई शादियां की थी और इसके साथ ही उसके कई महिलाओं के साथ संबंध भी थे, जिसके कारण पूरे विश्व में हर 200 पुरुषों में से एक का DNA गेंगिस खान के DNA से मिलता है। 3 करोड़ से ऊपर के क्षेत्रफल में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले गेंगिस खान की मृत्यु का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि गेंगिस खान की मृत्यु 1227 में पश्चिमी जिया से युद्ध के दौरान हुई थी, तो कई बताते हैं कि गेंगिस खान की मृत्यु बुबोनिक प्लेग से हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गेंगिस खान की मौत तिबेतो बर्मन जनजाति तांगुत की एक राजकुमारी के हाथों हुई थी, जिसने उसके पीठ में छुरा घोंपा था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि गेंगिस खान की मौत एक युद्ध के दौरान संक्रमित तीर लगने से हुई थी। मगर गेंगिस खान की मौत कैसे हुई, इस पर आज तक रहस्य ही कायम है। वहीं गेंगिस खान को कहां दफनाया गया था, इसका भी आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। ऐसा बताया जाता है कि गेंगिस खान ने अपनी वसीयत में अपनी लाश को किसी गुमनाम जगह पर दफनाने का आदेश दिया था और उनकी वसीयत के अनुसार ऐसा हुआ भी। जब गेंगिस खान के मरने के बाद उन्हें दफनाया गया तो उनकी कब्र के ऊपर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि वो जमीन एक समान दिखे और गेंगिस खान की कब्र का कोई निशान ना रह जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो सैनिक गेंगिस खान को दफनाने के लिए गए थे उन सभी को मार दिया गया था ताकि ये राज भी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गेंगिस खान अपनी कब्र पर हमेशा राज कायम रखना चाहते थे, मगर गेंगिस खान की कब्र तलाशने में विदेशी लोगों की कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाई देती है। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए गेंगिस खान की कब्र तलाशने की कोशिश भी की और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट। मगर मंगोलिया के लोगों का कहना है कि अगर गेंगिस खान की कब्र का पता लगाने की कोशिश की गई या फिर गेंगिस खान को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया तो प्रलय आ जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।